नमस्कार, जोहार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नायक एजुकेशन 0.8 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर को हम लोग बनाने वाले हैं। हमारा पर्यावरण का 2 वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दिया गया है। और अगर आपने 2 वीडियो इस चैप्टर से जुड़े 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। अगर आप उन दोनों वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें एक बार। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर और क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे और साथ में कॉपी कलम रखें और चीज़ों को नोट करते हुए चलें। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के द्वारा बोला जा रहा है कि सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक परितंत्र जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक परितंत्र कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राकृतिक परितंत्र के बारे में समझा था और प्राकृतिक परितंत्र और मानव निर्मित परितंत्र के बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो यहाँ पे चीज़ों को बनाना आसान हो जाएगा। तो आप पहले उन दोनों वीडियो को देख लें और फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करें तो बेहतर होगा। तो चलिए क्वेश्चन 1 का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? देखिए प्राकृतिक परितंत्र का मतलब ये होता है कि जिसको मनुष्य द्वारा बनाया नहीं गया हो, वह स्वयं प्रकृति द्वारा बनाया गया हो। तो प्रकृति द्वारा क्या क्या बनाया गया है? मरुस्थल, ये तो प्रकृति द्वारा बना हुआ है। पहाड़ भी प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन बगीचा क्या है? बगीचा कौन बनाता है? तो बगीचा मानव द्वारा बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो मानव क्या करता है? बगीचा बनाता है। तो मानवीय परितंत्र कहलाएगा बगीचा। तो इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बगीचा। कौन सा हो जाएगा? बगीचा। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो बगीचा का आप लोग टिक लगा लेंगे। चलिए ख नंबर आगे देखते हैं। इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है? जैव तत्व मतलब पिछले वीडियो में पहला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जैव और अजैव पर्यावरण। तो जैव पर्यावरण क्या होता है? जो सजीव चीज होते हैं, सजीव वस्तुएं होते हैं, जो सजीव होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं जैव तत्व। जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, पक्षी, ये सभी क्या कहलाते हैं? तो वे सभी जैव कहलाते हैं। जो श्वसन क्रिया करते हों, जो उत्सर्जन क्रिया करते हों, जिसमें प्राण होता है। बस इतना समझ जाइए कि जो जिसमें प्राण होता है, जिस वस्तु में प्राण होता है, ठीक है, वह क्या कहलाएगा? जैव तत्व कहलाएगा। तो क्या पौधा में है? पौधा है कि नहीं? जैव तत्व है। प्राणी भी जैव तत्व है। लेकिन यहाँ पे जल क्या है? जल अजैव तत्व है। तो इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है? तो ये हमारा होगा जल। कौन सा होगा? जल। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जल। ठीक है, आप लोग जल को टिक लगाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ग। इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है? देखिए अजैव तत्व क्या होता है? जिसमें प्राण नहीं होता है, जो सजीव नहीं होते हैं, निर्जीव वस्तुएं, हमारे चारों तरफ नजर आने वाले वे सभी वस्तुएं जो निर्जीव होते हैं उसे अजैव तत्व कहते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं पहाड़। देखिए पहाड़ क्या है? पहाड़ क्या है? पहाड़ पेड़ पौधा भी रहता है पहाड़ के ऊपर, है ना। चट्टानों से भी बना होता है ना। और मिट्टी कैसे बना हुआ? मिट्टी क्या है? मिट्टी निर्जीव वस्तु है। ठीक है, निर्जीव चीज है। और पेड़ पौधा क्या है? सजीव है। तो यहाँ पे क्या बोला जाए? इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है? अजैव तत्व नहीं है। तो अजैव तत्व कौन? देखो यहाँ पे
पेड़, पहाड़, पहाड़ की बात करें तो ये पत्थरों से, चट्टानों से बने होते हैं और वे क्या होते हैं? अजैव यानी निर्जीव होते हैं। मिट्टी, मिट्टी किस किन चीज़ों से बना होता है? तो मिट्टी भी अजैव तत्व से बना हुआ, उसमें किसी तरह से प्राण नहीं होता है, वह श्वसन क्रिया, जो सजीवों का जो लक्षण होता है, जो क्रियाएं करते हैं, ये क्रियाएं नहीं करते हैं। तो ये दोनों तो क्या हो गए? अजैव तत्व हो गए। तो इसमें से क्या कहा गया था? इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है? तो अजैव तत्व कौन नहीं है? इनमें से अजैव तत्व कौन नहीं है? तो अजैव तत्व इनमें से पेड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है वह अजैव तत्व है। क्या है? जैव तत्व। तो हम लोग पेड़ को सही आंसर करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, पेड़, पेड़ जो है वह क्या होगा? हमारा अजैव तत्व नहीं है, ये जैव तत्व है पेड़ पौधे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं घ नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का घ देखते हैं। घ को देख लेते हैं क्या कहता है। इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है? प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। 3 ऑप्शन में से अगर देखा जाए स्कूल, तो स्कूल क्या है? मानव निर्मित है। स्कूल को कौन बनाया है? तो मानव, मनुष्य द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बगीचा की बात करें तो बगीचा किनके द्वारा बनाया गया है? तो मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है। बगीचा भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन अगर महासागर की बात किया जाए, महासागर की बात किया जाए तो महासागर कौन बनाया है? तो प्रकृति ने बनाया है। किसने बनाया है? प्रकृति ने। ये दोनों तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन हो जाएगा आंसर? महासागर, क्योंकि महासागर प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है और प्राकृतिक परितंत्र कहलाएगा। ठीक है, परितंत्र हम लोग देखे थे, एक छोटा परितंत्र होता था, एक बृहद बड़ा परितंत्र होता था। छोटा परितंत्र के अंतर्गत हमारे तालाब, नदी ये सब आते थे और बृहद परितंत्र में महासागर, समुद्र ये सभी आते थे। तो प्राकृतिक परितंत्र कौन हुआ? महासागर। ठीक है, अब चलते हैं आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिखते जाइएगा कॉपी में, है ना, और समझते जाइएगा। जो समझ में नहीं आएगा जो क्वेश्चन, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ रहेगा या वीडियो में ही दे दिया जाएगा, आप लोग यहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन को आगे बनाते हुए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, क्या कहता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को पहले ही हमने क्या किया है, हम लोग पहले से ही इन सभी चीज़ों को, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों का हल मैंने पहले ही एक नोट्स में बनाकर रखा है। PDF फाइल में हमने बनाकर रख लिया है और उन्हीं PDF फाइल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। क्योंकि मैंने ये किताब स्कूल से लिया था और इसमें कहीं न कहीं पहले से ही बनाया हुआ है, तो आपको चीज़ों को एकदम शुरुआती तरीके से बताते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे पहले से ही बच्चे बना चुके थे, तो हम चाहते हैं कि आपको शुरुआती दौर से पढ़ाते हुए चले और चीज़ों को समझाते हुए चले, इसीलिए हम एक नोट बना कर रखे हुए हैं। एक क्वेश्चन आंसर को पहले ही हमने हल कर लिया था, तो उस PDF के माध्यम से चलते हैं। चलिए आते हैं उस PDF में और देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ का आंसर क्या हुआ था? इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं था, ये तो बता चुके थे हम लोग। प्राकृतिक परितंत्र कौन नहीं है? तो बगीचा प्राकृतिक परितंत्र नहीं था, इसको भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम बस एक मार्क कर देते हैं आप लोगों के लिए, अच्छा होगा। यहाँ से PDF आप जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इसका दिया हुआ रहेगा, इसमें टिक किया हुआ रहेगा, यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ रहेगा, आप इससे समझ जाएंगे कि ये हमारा आंसर है। ठीक है,
यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, और ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं और भी देखते हैं, जैसे कि इनमें से कौन जय तत्व नहीं है, तो जय तत्व कौन नहीं है, तो हमारा ये जल जो है, जल क्या है, जय तत्व नहीं था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लेंगे। ये हम लोग इसको मार्क करते जा रहे हैं, जो जो आंसर है उसे हम रेक्टेंगल से हम लोग उसको घेरते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा और आंसर भी बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, इनमें से कौन अजय तत्व नहीं था, तो इसे हम लोग देखिए अजय तत्व, अजय तत्व कौन नहीं था, है ना। तो देखिए पेड़ क्या है, जय तत्व है। मिट्टी भी क्या है, मिट्टी अजय तत्व है। पहाड़ अजय तत्व है। लेकिन यहाँ पूछा गया था अजय तत्व नहीं है, तो कौन है, पेड़। पेड़ जो है यह क्या है, ये जय तत्व है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कौन सा तत्व, कौन है, कौन सा तत्व अजय नहीं है। ठीक है, चलिए ये समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन नंबर एक बार देख लीजिए, रिवाइजिंग करते साथ, रिवाइजिंग के साथ पढ़िएगा तो याद होते चले जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण कौन है, स्कूल क्या था, स्कूल मानव निर्मित था। बगीचा भी मानव निर्मित था। लेकिन महासागर क्या था, महासागर था हमारा ये प्राकृतिक परितंत्र था। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और मिलाते हुए चलते हैं। कॉपी कलम साथ में रखें और हम जैसे जैसे बना रहे हैं इसी तरह से आप भी बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। देखिए पहला बोल रहा है जय मंडल, तो जय मंडल को इन चारों ऑप्शनों से हमें मिलाना है। इस चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें से किसी में से एक इसका आंसर है, यहाँ में से चारों को एक दूसरे से मिलाते हुए बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं और समझते हैं क्या क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए जय मंडल, तो पहले बता देते हैं कि जय मंडल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल एवं वायु तीनों एक जगह क्या होते हैं, एक साथ मिलते हों, तीनों एक साथ एक जगह होते हों। ठीक है, तीनों जब एक ही जगह मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, जयमंडल का निर्माण होता है। क्योंकि जीवों को रहने के लिए क्या चाहिए, स्थल भी चाहिए, भूमि का जो चट्टानी भाग होता है वो भी चाहिए, है ना, जल चाहिए पीने के लिए। ठीक है, फिर और वायु भी चाहिए। जब इन तीनों का एक जगह मिलन होता है, मतलब मिलता है एक साथ, जहाँ पे ये तीनों चीज़ उपस्थित होते हैं वहाँ पे जीवन संभव होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जय मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे मिलाएंगे, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मिला लेंगे। ठीक, चलिए ये तो मिल गया। अब वायुमंडल, वायुमंडल किसे कहते हैं, तो वायुमंडल जो पृथ्वी की चारों तरफ से वायु की परत जो घिरा हुआ है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को घेरने वाले वायु की चादर को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए जलमंडल क्या होता है, जल का संपूर्ण क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। तो जलीय क्षेत्र में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, जलीय क्षेत्र में, ये यहाँ से मिला देंगे। पर्यावरण किसे कहते हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यावरण। देखिए पर्यावरण क्या होता है कि हमारे चारों तरफ नजर आने वाले सभी वस्तुएं क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ के क्षेत्र हो जाएंगे, हमारे आसपास के क्षेत्र, है ना, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण कहाँ से, यहाँ से मिला लेंगे। ठीक है, आप लोग मिलाते हुए चलिएगा, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं और इसमें भी 4 क्वेश्चन है 3 में, तो सभी को बारी बारी से पढ़ते हुए और समझाते हुए साथ में चलेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए परितंत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का बता रहा है परितंत्र क्या है, परितंत्र किसे कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जब हमने हमारा पर्यावरण का चैप्टर स्टार्ट किया था तो पहला वीडियो में ही हम लोग परितंत्र के बारे में पढ़ चुके थे। तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा परितंत्र किसे कहते हैं और भी बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो परितंत्र क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। परितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक विशेष क्षेत्र में सभी सजीव अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, उसे हम लोग परितंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए परितंत्र थोड़ा सा समझाते हैं आप लोग को, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र हो गया, ये हमारा क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे अजैव और जैव तत्व दोनों क्या है, दोनों हैं।
अजय तत्व भी हैं और जय तत्व हैं। तो अजय तत्व और जय तत्व में क्या होगा, अंतः क्रिया होगा, मतलब इनके बीच क्रियाएं होंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य की बात किया जाए या फिर किसी जानवर की या फिर एक हिरन की बात किया जाए, तो हिरन कहाँ पर रहता है, जंगलों में रहता है। ठीक है, तो जंगल में रहता है, तो हिरन जंगल में रहता है तो कहाँ रहता है, जमीन में ही रहता है। ठीक है, जमीन में सोता है, चलता है। ठीक है, और खाने के लिए क्या चाहिए इसे, तो खाने के लिए इसे पत्ते चाहिए, घास फूस वगैरह चाहिए, और घास कहाँ उगते हैं, तो जमीन में उगते हैं। ठीक है, पीने के लिए पानी भी चाहिए हिरन को, है ना। तो एक जैव घर जो जैव प्रावरण होता है, जैव जैव जो होता है, जीव या जंतु या फिर मनुष्य, किसी के भी उदाहरण लिया जाए, तो क्या करते हैं, ये अजैव तत्व या फिर जैव तत्व के साथ ही क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, अंतः क्रिया करके, है ना, अंतः क्रिया करके अपना जीवन यापन करते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, परितंत्र कहते हैं। ठीक है, तो परितंत्र का एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक विशेष क्षेत्र में सभी सजीव अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं परितंत्र। अब अगर जैव जैव अजैव अजैव चीज़ों के साथ, अजैव वस्तुओं के साथ अगर अंतःक्रिया ना करें तो जैव जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जीवों को जीवित रहने के लिए हवा चाहिए, और हवा क्या है, हवा अजैव तत्व है। ठीक है, अजैव तत्व है। पीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, जो सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। तो अगर पानी से अगर वो अपने उपयोग में नहीं लाते हैं, उसे नहीं पीते हैं, तो क्या होगा, पानी के बगैर भी जीवित नहीं रह सकते। तो जैव और अजैव दोनों क्या करते हैं, जैव अजैव तत्वों के साथ क्रिया करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं और अपने जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैव मंडल क्या है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र, देखिए जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थलमंडल तीनों एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। आइए हम लोग चलते हैं चित्र में, किताब में एक चित्र दिया हुआ था, उसी चित्र से हम लोग समझते हैं। और जैव मंडल का तो शुरुआत में ही हम लोगों ने देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में मिलाने वाला था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जैव मंडल किसे कहते हैं, और उसके बारे में हमने चर्चा भी किया था अभी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख पा रहे होंगे जैव मंडल। देखिए जैव मंडल क्या है, वायु, यहाँ पे जैव है, जल है, और यहाँ स्थल है। देखिए भूमि का भाग, चट्टानी भाग, भूमि का सबसे ऊपरी भाग जो चट्टानों से बना होता है उसका स्थल मंडल कहते हैं। और स्थल मंडल, जहाँ पे स्थल मंडल होगा, वायुमंडल होगा, वायु होगा, हवा, ठीक है, और पानी भी होगा। जहाँ पे ये तीनों एक साथ मिलेंगे वहाँ पे जीवों के क्या मिलेगा, आश्रय मिलेगा, वहाँ पे वो रहेगा। ठीक है, जहाँ पे ये तीन चीज़ रहेंगे वहाँ पे क्या होगा, जीवों का घर होगा, आश्रय होगा, है ना, या फिर वो रहने योग्य होगा, जीवों का रहने योग्य वह स्थान होगा। तो जहाँ ये तीन चीज़ होता है वहीं लोग रहना चाहते हैं। अगर सपोज दैट अगर बोला जाए कि आपको आसमान में ही रहना है, तो क्या रह पाएंगे, ऊपर में वायु में ही रहना, तैरते हुए वायु के साथ, तो क्या रह पाएंगे, नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, वायु भी चाहिए, स्थल भी चाहिए और जल भी चाहिए। तीनों जहाँ एक साथ होगा वहीं पे हम लोग निवास करते हैं, या मनुष्य ये हो या फिर अन्य जीव जंतु। जहाँ पे ये तीन चीज़ होते हैं वहीं पे जैवमंडल संभव होता है, यानी जीवों के रहने के लायक होता है। ठीक है, तो यही है जैवमंडल। आगे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा जैवमंडल क्या है। तो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थल मंडल तीनों एक साथ मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं जैवमंडल। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन है। देखो पर्यावरण के प्रमुख घटक दो हैं। ठीक है, यहाँ पे दो हैं, लेकिन हम लोग 8 क्लास में जाएंगे तो 3 पढ़ेंगे, है ना। संसाधन के घटक वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर्यावरण है, वहाँ संसाधन पढ़ेंगे। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे दो को देख रहे हैं कि पर्यावरण के दो घटक हैं। कौन कौन पर्यावरण के घटक हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण और एक मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण यह था कि जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसे प्रकृति ने बनाया है, जिसे प्रकृति ने रचा हो, है ना, उसे हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। और जिसे मनुष्य द्वारा बनाया गया हो उसे हम लोग मानवीय पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के प्रमुख दो घटक देख लिए हम लोग, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का घर। ठीक है, घर में क्या बोला जा रहा है? स्थल मंडल क्या है? देखिए स्थल मंडल क्या है, हम लोग स्थल में ही तो रहते हैं, वही स्थल मंडल है। जहाँ हम लोग रहते हैं वो क्या कहलाता है? पृथ्वी के जिस भाग में हम लोग रहते हैं, मनुष्य रहता है, वो स्थल भाग कहलाता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो ठोस चट्टानों से बना होता है उसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल में क्या है? जीव जंतु, है ना, पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, ये सभी क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ बनाते हैं मकान? तो स्थल मंडल में। ठीक है, सड़कें कहाँ बनाते हैं? स्थल मंडल में। ठीक है, तो स्थल मंडल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो स्थल मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं वो क्या कहलाएगा? स्थल मंडल। ठीक है, आगे चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क देखते हैं क्या क्या आता है। मानव किस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करता है? किस प्रकार से करता है? तो किस प्रकार से करता है? मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण का प्रयोग अपने आवश्यकता के अनुसार करते रहता है। मनुष्य को जिसका आवश्यकता होता है वह मानवीय अपने मानसिक विकास के कारण वे क्या करते हैं? तकनीकी ज्ञान के कारण अब पर्यावरण के वस्तुओं को पर्यावरण के जो प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं उन्हें बदलकर मानवीय पर्यावरण में परिवर्तित कर लेता है अपने आवश्यकता के अनुसार। जैसे अगर सपोज दैट अगर हमें कुर्सी, टेबल, दरवाज़ा ये सब लगाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? पेड़ों की कटाई करेंगे। पेड़ क्या है? एक प्राकृतिक पर्यावरण है और उसे हम लोग क्या करते हैं? उसी पेड़ से हम लोग कुर्सी, टेबल, चारपाई, दरवाज़ा ये सभी चीज़ें बनाते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। जो हमें आवश्यक होता है उनसे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? तो पेड़ों की कटाई कर या सफाई करके हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधों को सफाई करके हम लोग वहाँ पे खेती लायक भूमि बनाते हैं और वहाँ से हम लोग फसल उगाते हैं। ठीक है ना, फसल उगाते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। अपना जीवन यापन करने के लिए हमें फसल चाहिए, हमें जीवित रहने के लिए खाना चाहिए, और खाना कहाँ से मिलता है हमें? तो फसलों से मिलता है। ठीक है, तो फसल हमारे लिए आवश्यक है। तो हमें फसल कैसे कैसे उगाते हैं? पेड़ों की कटाई या फिर झाड़ियों को सफाई करके हम खेत बनाते हैं पहले, और उस खेत में हम लोग फसलों को उगाते हैं। तो मानव अपने आवश्यकता के अनुसार क्या करता है? पर्यावरण को, प्राकृतिक पर्यावरण को उपयोग में लाता है, उसे परिवर्तित करता है। ठीक है, जैसे खनिज संसाधन का प्रयोग कर, देखिए खनिज संसाधन का प्रयोग करके, जैसे कि अभी अगर देखा जाए तो इतने सारे खनिज पदार्थों का प्रयोग हो रहा है, इतना ज़्यादा। आज आज हम तो एक गांव में रहते हैं और गांव में हमको लगता है, मुझे लगता है कि प्रत्येक घर में 1 या 2 मोटरसाइकिल होता है। तो ये मोटरसाइकिल बनते कहाँ से? ये लौह तत्वों से बनते हैं, और लौह तत्व आते कहाँ से? तो ये प्राकृतिक पर्यावरण, खनिज लवण जो होते हैं उन्हीं से हम लोग क्या करते हैं? लो एस्क जो होता है, लो एस्क जो होता है उसे निकाल कर हम लोग ये लोहा का निर्माण करके फिर गाड़ी मोटर ये सभी बनाते हैं। बस का निर्माण करते हैं, हवाई जहाज का निर्माण करते हैं, ट्रेनों का निर्माण होता है, कंप्यूटर वगैरह, इन सभी चीज़ों का निर्माण प्राकृतिक पर्यावरण से ही होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग कैसे करते हैं लोग? प्राकृतिक पर्यावरण का किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है ये हम सभी दैनिक जीवन में डेली हम लोग देखते ही रहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या करता है? मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण को अपने आवश्यकता के अनुसार उसे उपयोग में लाता है, परिवर्तित करते रहता है। तो बात समझ में आया होगा। मानव प्राकृतिक पर्यावरण का प्रयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करता है। मनुष्य की जरूरतें समय के अनुसार बदलते रहते हैं और अपनी जरूरतों की वस्तुएं संसाधनों का प्रयोग कर निर्माण करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का
ख देखते हैं, इसमें क्या कहता है, हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं, किस तरह से हम अब पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, प्रदूषण का मतलब ये समझिए कि हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे पदार्थ का मिल जाना जो पर्यावरण को असंतुलित करता हो, या फिर हमें पृथ्वी में रहने वाले पेड़ पौधे जीव जंतुओं को हानि पहुंचाता है, वह प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, प्रदूषण क्या होता है, समझ में आ रहा होगा। जब हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे अवांछित पदार्थ या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं जो क्या करते हैं, पर्यावरण को असंतुलन करते हैं, दूषित करते हैं, गंदा करते हैं, उन्हें हम लोग प्रदूषण के नाम से जानते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम उस प्रदूषण से कैसे उस प्रदूषण को होने से किस तरह से हम बचा सकते हैं, उसको किस तरह से हम उसको बचाने का प्रयास क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग को बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ 8-10 पॉइंट्स लिखे हैं, तो इस पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक पहला जवाब देखते हैं हम लोग। पेड़ों की कटाई को रोकना। देखिए, पेड़ों की कटाई को रोकना और अपने आसपास पेड़ों को उगाना। देखिए, पेड़ों की कटाई को क्या करना है, रोकना है ना। आज इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं उद्योग के नाम से या फिर किसी कारखानों के नाम से, बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं और इस पर किसी तरह से सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जितना पेड़ काटे जा रहे हैं उनका 5% भी नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, पेड़ों के कटाई के कारण हमारे पर्यावरण में क्या होगा, प्रदूषण फैलता जाएगा। पेड़ क्या करते हैं, तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो अगर हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए और पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होगा। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और प्रकाश संश्लेषण के समय क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पेड़ को क्या करना चाहिए, पेड़ को काटने से बचाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारे आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने का। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग ना करके जैविक खाद का प्रयोग करना। हम लोग जब फसल उगाते हैं गांव में, कहीं भी आज जहाँ कहीं भी फसल उगाया जाता है वहाँ पे रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है और अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में, आज के समय में बिना रासायनिक खाद के उपयोग के बिना सभी को भोजन पूर्ति करना आसान भी नहीं है। तो इसीलिए लोग आज रासायनिक खाद का प्रयोग करके फसल उगाते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, इसे जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद की जगह में जैविक खाद का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फसलों को उगा सकते हैं और इससे भी क्या होगा, इससे भी प्रदूषण में काफ़ी मददगार होगा, प्रदूषण फैलने से बचेगा। ठीक है, प्रदूषण को हम लोग इससे भी बचा सकते हैं। नालियों का नियमित रूप से सफाई करना। देखिए, नाली क्या होगा, नाली में भी बहुत सारे कचड़े, गंदगी, बदबूदार कचड़े होते हैं जो नाली में होते हैं, उन्हें हम लोग नियमित रूप से सफाई करके उसे हम लोग साफ करके रखेंगे तो क्या होगा, हमारे आसपास की जो पर्यावरण होगा वह साफ सुथरा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 नंबर देखते हैं हम लोग। 4, घर के आसपास जल जमा ना होने। देखिए, जल जमा होने से क्या होता है, जल जमा होने से मच्छरों का एक अड्डा बन जाता है। ठीक है, जल जमा क्या है, मच्छरों के लिए, उनके लिए मच्छर उत्पन्न होने के लिए जो जल होते हैं वह काफ़ी सहायक होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आसपास जल जमा होने से बचाएंगे। ठीक है, सार्वजनिक यातायात का उपयोग करना। देखिए, सार्वजनिक यातायात का उपयोग करना, सार्वजनिक यातायात का मतलब होता है कि वह जो है एक सार्वजनिक मतलब होता है कि सभी के लिए जो वाहन या फिर यातायात होते हैं
वो प्रयोग में होते हैं उसे हम लोग सार्वजनिक कहते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए एक बस की बात किया जाए तो बस क्या होगा, बस हमारे लिए सार्वजनिक हो जाएगा क्योंकि बस में ढेर सारे लोग एक साथ जा सकते हैं। अगर बात किया जाए एक बस में अगर 50 व्यक्ति हैं तो उसके लिए एक बस है, एक बस काफ़ी है। तो एक बस अगर उस बस में बैठे सभी सवार व्यक्ति अगर सभी अपने अपने व्यक्तिगत वाहनों यातायात का प्रयोग करेंगे तो ऑफिशियली उस बस के उस बस का जो धुआं जितना निकलेगा उससे 50 गुना अधिक धुआं व्यक्तिगत गाड़ी से निकलेगा, मतलब 50 गुना ज़्यादा प्रदूषण। और जब हम लोग सार्वजनिक यातायात से करेंगे तो 50 आदमी का एक बस, तो 50 आदमी जब एक बस होगा तो पर्यावरण को क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण 50 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बसों का प्रयोग करेंगे, रेल रेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर कहीं जाना हो तो, है ना, तो हम लोग सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करके भी हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करना। देखिए प्लास्टिक की थैली जो होता है वह जलाने की वाजिद या फिर उसे अगर खेतों में या फिर कहीं पे अगर छोड़ दिया जाए तो वह लंबे समय तक, कई साल तक वह निम्नीकरण नहीं होता, मतलब गलता नहीं है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, तो मृदा का प्रदूषण हो जाता है, मृदा प्रदूषण होने लगता है। तो प्लास्टिक का उपयोग से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग को क्या करना चाहिए, कम से कम उपयोग में लाना चाहिए। चलिए, प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो जल्दी सड़ता नहीं है। ठीक है, इसलिए प्लास्टिक के उपयोग से बचें और पर्यावरण को प्रदूषण होने से भी बचाएं। चलिए आगे चलते हैं। कूड़े कचड़े को कूड़ेदान में डालना। देखिए कूड़े कचड़े को कूड़ेदान में डालना। देखिए कूड़ा कचरा जो हमारे घरों में कूड़े कचड़े निकलते हैं उन्हें हम लोग यूं ही ज़मीन में कहीं खुले क्षेत्रों में फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है, गंदगी फैल जाते हैं और उस गंदगी से भी क्या होता है, बदबूदार बदबूदार सेंट आने लगती है। ठीक है, जिससे लोग बीमार भी हो जाते हैं। इससे भी क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, तो कूड़े कचड़े को हम लोग क्या कर सकते हैं, कूड़ेदान में डाल सकते हैं। ठीक है, कूड़ेदान में कचड़े को डालें और इधर उधर ना फेंकें। ठीक है, कूड़े कचड़े को इधर उधर ना फेंकें, कूड़ेदान में ही डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। आगे चलते हैं। बिजली का उपयोग आवश्यक होने पर प्रयोग करना। देखिए जब बिजली का उपयोग आवश्यक हो तभी हम लोग बिजली का प्रयोग करें, तो इससे भी क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण को बचाने में एक छोटा सा एक सहयोग हो सकता है। ठीक है, तो बिजली के उपयोग से क्या रिलेटेड है, अब बिजली कहाँ से है। देखिए बिजली कहाँ से उत्पन्न होता है, तो बिजली होता है कोयला के जलने से। कोयला क्या किया जाता है, जलाया जाता है, जल को बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है और उसके भाप से एक टरबाइन चलाया जाता है। तो क्या होगा, जब कोयला जलेगा, जब अधिक बिजली का खपत होगा, अधिक कोयला जलेगा, अधिक बॉयल होगा पानी, तो क्या होगा, इससे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो हमें जितना आवश्यक है, जब आवश्यकता हो बिजली का तभी हम लोग उपयोग करें, तो इससे भी क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। ठीक है, जल का अनावश्यक उपयोग ना करना। देखिए जल का भी अनावश्यक उपयोग ना करना। जल हम लोग क्या करते हैं, नलों को खोल कर छोड़ देते हैं और पानी बहते रहता है, जिससे जल का जमाव भी हो जाता है ना, और उस जल के जमाव के कारण मच्छर पनपते हैं और वह मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है तो क्या होता है, मलेरिया। उससे भी क्या होता है, पर्यावरण में एक प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो देखिए जल का अनावश्यक उपयोग ना करना। हम लोग आवश्यकता से ज़्यादा हम लोग जल को उपयोग करते हैं, है ना, तो उस उपयोग को क्या करना है, कम करना है। जितना आवश्यकता हो उतना ही हम लोग जल का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग लास्ट देख रहे हैं 10वां। कारखानों से निकलने वाले रसायनों एवं कचरों का अच्छी तरह प्रबंधन कर जल में छोड़ना चाहिए। देखिए कारखानों और
जो उद्योग होते हैं उनसे कचरे या फिर उनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ जल में ही छोड़ा जाता है। तो जल में कैसे छोड़ें? तो जल में जब छोड़ने से पहले उन कचरों का, उन रसायनों का, जो रासायनिक विषैले विषैले पदार्थ होते हैं उसे क्या करना होगा? उसे एक उदासीन करना, मतलब उसे जो हानिकारक पदार्थ है उसे एक प्रबंधन करना, ऐसा प्रबंधन जिससे अगर पानी में से छोड़ा जाए तो किसी तरह से किसी जीव को किसी प्रकार से नुकसान ना हो, जल दूषित ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे अच्छी तरह से प्रबंधन कर, उसे अच्छी तरह से फिल्टर कर, सफाई कर, उसे तब छोड़ा जाना चाहिए जल में। तब क्या होगा? इससे भी हमारा पर्यावरण प्रदूषण होने से बचेगा। ठीक है। तो कारखानों से निकलने वाले रसायन जो बहुत विषैले होते हैं, जो हानिकारक होते हैं, उसे क्या करना चाहिए? प्रबंधन करना चाहिए। उसे एक इस तरह से बनाना चाहिए, इस तरह से रसायनों को प्रबंधन करके छोड़ना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति, किसी जलीय जीव या फिर जल को हानि ना पहुँचे। ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। अब क्रियाकलाप 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप लोग भी कीजिएगा। ठीक है। हाँ, तमाम छात्र जो भी देख रहे होंगे, छात्र छात्राएं सभी आप लोग कीजिएगा। अपने अपने एवं अपने परिवार वालों के जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं। देखिए ये क्रियाकलाप है, इसे करना है ना? तो आप भी कीजिएगा। अब मेरे घर में किसी का अगर बर्थडे होगा, जन्मदिन होगा, तो मैं भी एक पौधा लगाऊंगा और यूट्यूब में डालूंगा भी, आप लोग के साथ शेयर भी करूंगा। ठीक है। चलिए, और अभी तो खैर वर्षा होने वाला, बरसात का दिन आने वाला है। ठीक है। वर्षा ऋतु स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग और फल लगाएंगे, तो उस पौधे लगाएंगे, फलदार पौधे लगाएंगे या फिर अन्य छायादार पौधे भी लगाएंगे। उसका भी हम फोटो साझा करेंगे आप लोग के बीच। ठीक है। तो एक आज का जो क्वेश्चंस थे, हमारा पर्यावरण का जो 5 क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चनों को हमने हल किया। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।